और दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 7 जुलाई के लिए होने वाला है इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम सीडीपी पेडागोजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुद्धि लेकर आए हैं, यानी कि इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। बुद्धि का प्रकार, बुद्धि परीक्षण टेस्ट जिसमें बहुत सारे परीक्षण है लेकिन मुख्य रूप से जैसे भाटिया बुद्धि परीक्षण है, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा है। इसके अलावा मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज और इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी बुद्धि लब्धि, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, कैटल का द्रव और क्रिस्टिकल सिद्धांत, इसके अलावा गिलफोर्ड का सिद्धांत, बहुत सारे कुछ सिद्धांत के हमने टू द पॉइंट्स पहले कुछ नोट्स दिए हैं और उसके बाद हमने 30 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि 2011 से 2024 तक 24 जनवरी मतलब तक पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ हमने इम्पोर्टेंट्स वन लाइनर रख दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी तो इस समय आप पढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि 2-3 दिन ही एग्जाम में रह गए हैं, शेष हैं। तो चलिए पहला है कि ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने बुद्धि के, ठीक है, द्विकारक सिद्धांत जी और एस, दो कारक बताए थे इन्होंने, एक जी और एस। जी को इन्होंने सामान्य बुद्धि बताया था, जी फॉर जनरल इंटेलिजेंस समझ लीजिए, एस फॉर स्पेसिफिक, ठीक है, विशिष्ट क्षमता या विशिष्ट बुद्धि। तो किसने दिया था ये सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत? स्पीयरमैन। और कारक कौन कौन से हैं? जी और एस, ठीक है। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? बहुकारक सिद्धांत प्रस्तुत दिया था और इन्होंने तीन प्रकार की बुद्धि बताई थी या बुद्धि को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सी हैं? सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, यानी सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, ठीक है, 3 बुद्धि बताई थी। इसके अलावा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक L.L. थस्टर ने बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। इसके अलावा गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 आयामी संरचना मॉडल को प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसके बाद है ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक रेमंड कैटल द्वारा द्रव और क्रिस्टलीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। मनोवैज्ञानिक जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, कभी कभी स्टर्नबर्ग भी आ जाता है, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिकोणीय सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने भी बुद्धि को 3 भागों में बांटा, ठीक है। कौन कौन सी? विश्लेषणीय बुद्धि यानी कि एनालिटिकल, और सृजनात्मक बुद्धि यानी कि क्रिएटिव, प्रायोगिक बुद्धि यानी कि प्रैक्टिकल, ठीक है। विनय साइमन द्वारा मानसिक आयु की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, ध्यान रखना, मानसिक आयु की अवधारणा विनय साइमन द्वारा। बुद्धि को मापने के लिए जो बुद्धि लब्धि की अवधारणा का विकास जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि IQ बराबर यानी कि होता है MA यानी कि मेंटल एज अपॉन CA क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है IQ बराबर, ठीक है। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट का विकास 1936 में जॉन रेवेन ने किया, जैसा कि इसका नाम है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। और भारतीय के जो बुद्धि की बात करें, भारतीयों के बारे में जो मनोवैज्ञानिक है उनमें चंद्रमोहन भाटिया, जैसा कि नाम है, इन्होंने 1955 में भारतीय जनसंख्या के लिए भाटिया बुद्धि प्रदर्शन परीक्षण बैटरी का निर्माण किया। ये बुद्धि प्रदर्शन परीक्षण में 5, ध्यान रखिए, इसमें 5 जो है क्या शामिल है? परीक्षण शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था, किंतु आगे चलकर उन्होंने एक घटक और जोड़ा जिससे बुद्धि के प्रकारों की संख्या 9 हो गई है। तो अब हार्वर्ड गार्डनर के कितने बुद्धि के प्रकार बताए हैं? टोटल हो गए हैं 9, ठीक है। और उन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था 1983 में। अब इनकी बहुत सारी जो 9 बुद्धियां हैं उनके बारे में जहां जहां प्रश्न आएगा वहां बात करेंगे, कुछ वहां मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स इंक्लूड कर दिए हैं जिससे आपको 1 से 2 प्रश्न आसानी से सही हो जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, गलत।
देखिए मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, हार्वर्ड गार्डनर की या तो बुद्धि से संबंधित पूछा जाता है सवाल कि इन्होंने कौन सी बुद्धि दी थी या नहीं दी थी, या जो बुद्धि दी है उसका क्या किस परिप्रेक्ष्य में दी है। जैसे भाषाई बुद्धि कवि में होती है, संगीतक बुद्धि म्यूजिशियन में होती है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। या एक प्रश्न स्टेटमेंट ये पूछा जाता है कि जैसे ये वाला प्रश्न दे दिया, अब इनसे बता रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो इनका एक स्टेटमेंट याद रखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत ये कहता है हार्वर्ड गार्डनर का कि बुद्धि कई प्रकार होती है, कई प्रकार की होती है, क्योंकि 9 प्रकार की तो इन्होंने ऑलरेडी दी है, तो बुद्धि कई प्रकार की होती है, इसीलिए इसे बहुबुद्धि सिद्धांत भी तो कहते हैं। और जो व्यक्तियों के पास भिन्न भिन्न प्रकार के बुद्धि के स्तर होते हैं, इनका कहने का मतलब ये था कि जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न क्षमताएं होती हैं, यानी उनकी अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। कोई कवि होता है तो उसके पास भाषाई बुद्धि अच्छी होती है, कोई म्यूजिशियन है तो उसके पास संगीतक बुद्धि अच्छी होगी, कोई डांस करता है या खिलाड़ी है तो उसके पास शारीरिक गति संवेदी बुद्धि अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसे बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। तो इन 2-3 बातों को याद रखिए, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो कई प्रकार की बुद्धि होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार के बुद्धि स्तर होते हैं, ये इनका सही स्टेटमेंट है और इसको आपको याद रखना है। जन्म से ही स्थिर है, देखिए बुद्धि कभी भी जन्म से स्थिर नहीं होती, ये डायनामिक होती है, हमेशा ध्यान रखिए। इस पर पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिस परिवेश में आप बड़े होते हैं और थोड़ा बहुत तो आपकी बुद्धि का परिवर्तन वैसे जरूर होता है। इसका कोई जैविक आधार नहीं होता, बिल्कुल गलत है, थोड़ा बहुत जैविक आधार भी जरूर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। यहां से एक कटिंग मैंने बहुत बढ़िया लगाई है, प्रश्न बहुत फंस जाता है यहां से। तो देखिए कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है, यहां पर सही आंसर है भावात्मक बुद्धि शामिल नहीं है, और यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, भावात्मक बुद्धि कभी कभी और कभी कभी इसे बोधन बुद्धि के नाम से ही पूछा गया है कि बोधन बुद्धि शामिल नहीं है। ठीक है, तो भाषाई बुद्धि भी है, स्थानिक भी है, संगीतज्ञ भी है, संगीत बुद्धि भी है, भावनात्मक बुद्धि नहीं है। ध्यान रखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर 1983, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड्स में यह वर्णन किया है कि संज्ञान का एक स्वरूप है जो सभी मानव चिंतन को तय करता है। इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि दी थी, जैसे गणितीय, तार्किक गणितीय, भाषाई, स्थानिक, शारीरिक गति संवेदी, संगीतिकी और व्यक्तित्व, और यहाँ पर अंतर, यहाँ पे गलत लिखा है, अंतः वैयक्तिक और अंतर व्यक्तित्व होती है। ठीक है, 8वीं प्रकार की बुद्धि एक प्रकृतिवादी बुद्धि जोड़ी गई थी, नई बुद्धि अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ी गई है। तो कभी प्रश्न आए कि इन्होंने नवी बुद्धि कौन सी जोड़ी है, उसे कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि, और 8वीं बुद्धि कौन सी जोड़ी है, प्रकृतिवादी बुद्धि। कि प्रश्न नंबर 3 है कि हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि, यहाँ पर कर लीजिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा जोड़ा सही है। देखिए भाषिक मूर्तिकार में होगी, गलत है। शारीरिक गति संवेदी किस में होगी, खिलाड़ी में, बिल्कुल सही है। डांसर्स में या खिलाड़ियों में शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होती है। भाषिक बुद्धि कवियों में होती है, उपन्यासकार होते हैं, लेखक होते हैं, उनमें होती है। स्थानिक बुद्धि मनोवैज्ञानिक में नहीं होती, जो नाविक होते हैं, ठीक है, जिनको मानचित्रण में कुशलता हासिल होती है, ठीक है, उन लोगों में कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि विक्रेता में नहीं होती है। ठीक है, तो सही आंसर था इसका दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा, यानी एक ही बात है, बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया, तो हमने पढ़ाई था हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है, तो देखिए अभी बताया था हमने, बुद्धि का मापन करता है। ठीक है, और इन्होंने व्यक्तित्व का पढ़ने की क्षमता उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत ऑप्शन है। इसके बाद 6 नंबर देखिए, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था, आप बता ही दिया था, इसे कहते हैं साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अशाब्दिक या आर्मी अल्फा और चित्रांकन नहीं, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन बताया था स्पीयरमैन ने, जिन्होंने जी और एस टाइप की बुद्धि बताई है। जी मतलब सामान्य, एस फॉर स्पेशल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है IQ बराबर MA यानी कि मानसिक आयु, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका तीसरा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। क्वेश्चन नंबर 9 है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये, और ये सही आंसर है सामाजिक बुद्धि, क्योंकि यहाँ पर बच्चे प्रश्न बड़ा आसान लगता है लेकिन फंस जाते हैं। संवेगात्मक है, आध्यात्मिक है, सामान्य, तो सही आंसर है सामाजिक बुद्धि। इसके बाद है 10 नंबर, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर है कैटन, मैंने पहले बता ही दिया था, ये बाकी गलत है। 11 नंबर है मानसिक आयु का संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो ये सही आंसर है विनय साइमन ने। स्टर्न टर्मन सिरिल गलत है, यानी कि MA का जो कॉन्सेप्ट है मेंटल एज का वो विनय साइमन द्वारा दिया गया है। 12 नंबर है टर्मन के अनुसार 9 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि का एक तरीके से क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है, तो इसमें जो 90 से 100 के बीच का है उसे हम सामान्य बुद्धि बालक मानते हैं। 130 से अधिक या 140 प्रतिभाशाली, 121 से 130 प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 एक तरीके से सामान्य बुद्धि, 81 से जो 90 है मंद बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि, 71 से कम जड़ बुद्धि। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है समूह कारक सिद्धांत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, यानी कि जो उसका MA है वो 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, और 8 वर्ष का खुद बच्चा है यानी उसका CA यानी कि वास्तविक आयु 8 वर्ष है। तो हमें पता है IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100 होता है। ठीक है, तो MA कितना हो जाएगा 10 अपॉन 100 गुणा 100। जब इसे काटेंगे तो क्या होगा, काट लीजिए इसे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो ये 25 आएगा और ये 250 हो जाएगा। तो 250 को 2 से भाग करेंगे 125 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 125 इस प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि विनय साइमन परीक्षण द्वारा क्या मापा जाता है। तो इसका है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का या अभिवृद्धि या अक्षमता का मापन नहीं है, बल्कि किसका है, सामान्य बुद्धि का मापन है। 16 नंबर देखिए, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है। तो देखिए जिसकी ज़्यादा बुद्धि, जिसमें ज़्यादा बुद्धि होगी, या एक तरीके से समझ लीजिए जिसका IQ लेवल ज़्यादा होगा उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, तो इसमें धनात्मक संबंध पाया जाता है। 17 भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया गया है। तो आपको पता होगा बुद्धि। ठीक है, 18 बुद्धि लब्धांक जो होता है सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। तो बुद्धि लब्धांक उच्च शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। सीधा बात है भैया, IQ जितना ज़्यादा होगा उतना शैक्षणिक निष्पादन यानी कि जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो और बेहतर होगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, ये 16 लिखा हुआ है यहाँ पे 19 नंबर। ठीक है, कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। 16 वर्षीय बच्चा है और बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक, उसकी मानसिक आयु आपको बतानी है। ठीक है, तो मानसिक आयु निकालने के लिए सेम वही है, IQ बराबर MA अपॉन CA गुणा 100 करेंगे। अब हमें निकालनी है मानसिक आयु यानी कि MA। जब MA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला IQ CA की इधर गुणा कर देंगे, गुणा CA बटे 100। ठीक है, ये हो जाएगा आप बराबर MA। तो IQ यहाँ पर कितना है, IQ दे रखा है उसने 75 और उसकी जो एज है वो है गुणा 16 बटे 100। तो इसे काटेंगे 25 तियाँ 25 चौका 100, 25 तियाँ 75 और 4 चौक 16 और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष की होगी।
20 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का जो सिद्धांत है किस पर बल देता है? ये तो आपको पता होगा कि शिक्षार्थियों से संबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। भाई बहुबुद्धि सिद्धांत है, प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न योग्यताओं के बारे में बात करता है कि अलग अलग बुद्धि होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। 20 नंबर 1 है, किसके अतिरिक्त या के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? तो जो इसका सही आंसर है वो है सामाजिक। ठीक है, इसके अतिरिक्त संदर्भभूत, अवयवभूत, आनुभाविक, इसके अतिरिक्त स्टेनबर्ग ने, ठीक है, सामाजिक के अतिरिक्त, यानी सामाजिक इसमें गलत ऑप्शन है। ठीक है, 22 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये शोध आधारित नहीं है। ठीक है, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ये गलत हो जाएगा और गलत वाला ही पूछा है, क्योंकि जो इम्पैक्टफुल मतलब स्टूडेंट्स होते हैं या प्रतिभाशाली, क्रिएटिव कह लीजिए, इंटेलिजेंट कह लीजिए, वो होते हैं, उन्हें एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारे क्षेत्र में होशियार होते हैं। आपने देखा होगा जो ज़्यादातर अक्सर बच्चे होशियार होते हैं वो कई क्षेत्रों में होशियार होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो एक्टिविटीज़ में, ठीक है, चाहे सोशल एक्टिविटीज़ हों चाहे क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हों, उनमें भी होशियार होते हैं। कभी कभी इवन वो खेल में भी होशियार होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, तो गलत ये वाला ऑप्शन है तीसरा, और गलत वाला ही पूछा है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि, ठीक है, जैसा कि पिछला प्रश्न था, कहीं कहीं बहुबुद्धि की बुद्धि को मापने का एक्चुअल में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि कोई एग्जैक्ट माप ले। ठीक है, इसलिए कभी कभी कुछ समस्याएं आती हैं। दो, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ये विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ठीक है, ये सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता, ये केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि के अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर नहीं माना जा सकता, वो सही बात यह है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन नहीं किया जा सकता। इन्होंने 9 जो बुद्धियाँ बताई हैं, कहने का मतलब है उन पर बहुत ज़्यादा परीक्षण करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में जो 9 बुद्धियाँ बताई हैं इन्होंने, उसका मापन कैसे किया जा सकता है? ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। 24 देखिए, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण किया? उसका सही आंसर है एल्फ्रेड बिने। ठीक है, स्पीयरमैन, स्टर्नबर्ग, बैचलर, ठीक है, बैचलर ने बैचलर बुद्धि परीक्षण दिया है, लेकिन सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है एल्फ्रेड बिने। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? किसका? स्टर्नबर्ग की। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यवहारिक बुद्धि, यानी कि प्रैक्टिकल बुद्धि, जो हमने पहले ही बात की थी। ठीक है, बाकी गलत है। 26 देखिए, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। त्रितंत्रीय बुद्धि का मतलब सिद्धांत है कि बहुत सारे, कम से कम 3-4 जो भी उन्होंने दिया है, जो उन्होंने बताए हैं 3 सिद्धांत, उनके अनुसार विभिन्न विभिन्न डायरेक्शन में बच्चा जो है बुद्धि को यूज करे, जबकि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये ऑप्शन गलत होगा और यही पूछा है नहीं है। ठीक है, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, ये सब सही है। बुद्धि क्या है? देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, सामर्थ्यों का समुच्चय, एक अकेला जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। कोई विशिष्ट योग्यता नहीं है बुद्धि, बल्कि क्या है, एक सामर्थ्य, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं, उनका एक सेट है। ठीक है, समुच्चय है, यानी कि उन सबको इकट्ठा करते हैं, जो आपकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसी को बुद्धि कहा जाता है। अकेला जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण या नकल करने की क्षमता, एक विशिष्ट योग्यता नहीं। 28 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि
हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, गलत है। शिक्षक को चाहिए, ये सही ऑप्शन है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को मतलब रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। यानी कि सभी में अलग अलग जो 9 बुद्धियां बताई हैं उनमें अलग अलग नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए, एक रेखा की तरह। क्षमता एक भाग्य और एक भीतर अवधि के भीतर जो है नहीं दी जा सकती, ये सब गलत है। ठीक है। 29 हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए, मैंने बता दिया था, भाषाई। अंतर्वैयक्तिक उन लोगों में होती है जो दूसरों की मनोदशाओं इच्छाओं को सामने वाला क्या कहना चाहता है उसके भावों को अच्छे से समझ लेता है। शारीरिक गति संबंधी उनमें होती है जो डांसर्स होते हैं, मैंने बताया था, ठीक है, या खिलाड़ी होते हैं, उनमें गति संबंधी। देसाई बुद्धि या स्थानिक बुद्धि एक तरीके से समझ लीजिए, ये उनमें होती है जिनकी मानचित्रण की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जैसे नाविक हैं, ठीक है, या जो जहाज वाले पायलट्स होते हैं उनमें होती है। ठीक है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये आपका मैंने बता ही दिया था, ये है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा। प्रश्न थोड़े थोड़े कठिन भी थे तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।